हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोगों ने टेंशन मेंबर पूरी तरह से कंप्लीट किया था, उसके बाद बोल्टेड कनेक्शन पढ़ा था नए कोड के अनुसार। और अब अगला टॉपिक आज हम लोग का जो शुरू होने जा रहा है वो है कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर को हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं हम लोग 800 2007 के अकॉर्डिंग, लेकिन बुक में मेंशन नहीं किया गया है। जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि इस कोड के अकॉर्डिंग। तो आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। तो जो बच्चों की डिमांड इस पर है, जो नया कोड है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो अभी थोड़ा वेट करें। ठीक है ना? अभी जो मैं पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि इस कोड के अनुसार आएगा, और लिखा भी नहीं है आपके सिलेबस में, बिल्कुल नहीं लिखा है कि इस कोड के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैं इस कोड को बाद में कवर कराऊंगा। सबसे पहला कोड हम लोग का जो आएगा वो पुराना कोड, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक हो रहा था और उसमें मेंशन भी नहीं किया है, इसलिए मैं पुराने कोड के अकॉर्डिंग जो IS 800 1984 है उसके अकॉर्डिंग ही कवर कराऊंगा। इस पर फोकस कर लीजिए कि हम लोग किस कोड के अनुसार पढ़ रहे हैं। बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूं, कोड का विशेष ध्यान रखिए। सारा न्यूमेरिकल आपका दिया गया है एग्जाम में, अगर आपने कोड पर नहीं ध्यान दिया तो समझिए आधी गड़बड़ी तो वहीं आपने कर दी, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, आपको कोई नंबर उसका नहीं मिलने वाला है। अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, तो हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? कंप्रेशन मेंबर। तो बताना पड़ेगा क्या कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। कंप्रेशन मेंबर का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको संपीड़न उपांग। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में लगा हुआ वो मेंबर जिस मेंबर पर निश्चित रूप से एक्सियल कंप्रेशन या फिर इसेंट्रिसिटी का भी कंप्रेशन आ सकता है। लेकिन हमें कैसा पढ़ना है? हमें एक्सियल कंप्रेशन पढ़ना। अब एक्सियल कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, विशेष ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब जो टॉपिक मैं आज वाला पढ़ाने जा रहा हूं वो पूरा कंप्रेशन मेंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल भी थोड़े थोड़े चीजें इसमें मिलेंगी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएगा ये कौन? कंप्रेशन मेंबर का। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि एक तरह का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको कॉलम कहूं तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि ये एक कॉलम है। कॉलम पर इस तरीके से लोड लग रहा है, तो लोड इस टाइम जो लग रहा है वो ऑलमोस्ट एक्सियल लोड है। क्यों एक्सियल लोड है? क्योंकि कॉलम के एक्सिस से होकर गुजर रहा है। अगर मैं ये कॉलम को ऐसे कंप्लीट करूं, इस टाइप से अगर इस कॉलम को कंप्लीट करूं मैं, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं इस कॉलम को इस टाइप से कंप्लीट करूं तो ये कैसा लोड इस पर लग रहा है? एक एक्सियल लोड लग रहा है, जो कॉलम के एक्सिस से होकर लाइन ऑफ एक्शन जा रही है लोड की। तो ये एक तरह का लोड हुआ। अगर इसी कॉलम पर लोड हम यहां लगा दें, यहां पे इस जगह पर, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से जाए, तो ये जो लोड होगा इस पर, जो अभी फिलहाल लग रहा है लोड, वो कैसा लोड लग रहा है? तो वो लोड जो लग रहा है वो इसेंट्रिक लोड लग रहा है, क्योंकि एक्सिस से कुछ हट करके वो लोड लग रहा है। समझ में आ रही बात? तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा यहां पर, कि हमें जो पढ़ना है वो किस टाइप का कंप्रेशन मेंबर पढ़ना है? एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। ठीक है ना? इसेंट्रिक वाले की बात हमको अभी नहीं करनी। एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना? आपके सिलेबस में केवल यही है, कंप्रेशन मेंबर। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत ज्यादा अंतर इन्हीं सब चीजों का है इसमें। ठीक है ना? कि कैसा कॉलम है, उस पर लोड कैसा लग रहा है। एक चीज बताइए, अभी तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको, जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर आपने चैप्टर जो है फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ाया। भाई फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको, जब पहला लेक्चर देखिए ध्यान से, मैंने आपको हिंट किया है कि पहला चैप्टर केवल सोम के बारे में बताया गया। सोम जो आपने पढ़ा हुआ है ना, उसी के बारे में आपको बेसिक क्लियर कराएगा। वो बेसिक क्यों? क्योंकि अब कंप्रेशन मेंबर में बेसिक यूज होगा तो मैं यहीं पर बताऊंगा उसको। ठीक है ना? तो आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर आप, और सेक्शन वाले चैप्टर में सेक्शनल जो स्टील की प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने समझाई है। पहला क्लास देखिए। तो जो बहुत थियोरेटिकल पार्ट लिखने वाला है वो नोट्स में है, और मैं उसको मुंह से बोल के समझा चुका हूं आपको लेक्चर में। इसलिए ज्यादा परेशान हुए बिना मुझे अंधा फॉलो करिए, भरोसा रख करके, तभी काम होगा। आप जज करने लगेंगे ना चीजों को, तब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आप थोड़ा भरोसा रखिए मेरे अनुभव पर और आगे बढ़िए धीरे धीरे। ठीक है? अब आइए देखिए, कंप्रेशन मेंबर में हमने बोला कि ये एक कंप्रेशन मेंबर है। तो क्या ये यही केवल एक कंप्रेशन मेंबर है? ये कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन ये एक तरह का वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल क्या है? ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है? कई बार इंक्लाइंड वर्टिकल मेंबर भी हो सकते हैं। इंक्लाइंड का मतलब जब भी कोई इस तरीके से ट्रस बनता है, ट्रस जब बनता है इस टाइप से, तो उसके जो स्ट्रट होते हैं, स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर है। और वो कैसा कंप्रेशन मेंबर है?
इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है ना। वो एक तरह का कैसा कंप्रेशन मेंबर है, इंक्लाइंड, मतलब कंप्रेशन फोर्स तो उस पे आ रहा है लेकिन वो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर है। एक चीज जान लीजिए कि कोई भी जब भी कोई आपसे पूछे कि कॉलम और स्ट्रट में क्या अंतर है, आप जब सोम भी पढ़ रहे होंगे तब भी आपसे पूछा गया होगा कि चैप्टर एक साथ था कॉलम एंड स्ट्रट, तो कॉलम का मतलब था और स्ट्रट में, दोनों में एक ही अंतर है। सीधा सा कहानी है कि स्ट्रट किसी भी पोजीशन में हो सकता है, इंक्लाइंड, वर्टिकल, कुछ भी। अगर वर्टिकल है तो आप स्ट्रट कह सकते हैं, लेकिन अगर वर्टिकल हो रहा है तो उसको स्पेशल केस है वो स्ट्रट का, जो कि कॉलम कहा जाता है। मतलब समझ में आ गई बात। मतलब कॉलम का निश्चित रूप से वर्टिकल होना जरूरी है, लेकिन स्ट्रट वर्टिकल हो ये जरूरी नहीं है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रट जो है वो भी एक तरह का कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन वो कैसा होता है, इंक्लाइंड, और जबकि कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, तो हमें स्ट्रट नाम से कोई नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें ये जान लेना है कि इंक्लाइंड हो चाहे वर्टिकल हो, लोड तो उसके एक्सिस से ही गुजरेगा, क्योंकि दोनों में ही हम लोग किसको पढ़ेंगे, एक्सियली लोडेड को। अब एक्सियली लोडेड का मतलब ये नहीं कि वर्टिकल ही, इंक्लाइंड में भी एक्सियली लोडेड ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्सियली लोडेड में एक चीज होती है कि बकलिंग का चांस नहीं भी होता है और होता भी है, लेकिन अगर इसेंट्रिक लोड हुआ तो निश्चित रूप से ये कॉलम इस एक्सिस पर इस टाइप से बकल कर जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसेंट्रिक लोडिंग हुई तो ये कॉलम इस एक्सिस पर निश्चित रूप से बकल कर जाएगा, जबकि वर्टिकल लोडिंग में चांस है भी और नहीं भी। कैसे पता चलेगा कि चांस है कि नहीं है, इसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा यहां पर। अच्छा ये बताइए, अभी तक जितना भी चैप्टर आप पढ़े उस पूरा, तो उसमें आपने क्या पढ़ा, क्या करना था। हमें या तो डिजाइन करनी थी किस चीज की, या तो हमें डिजाइन करनी थी, और या तो हमें स्ट्रेंथ निकालना था। किसका, डिजाइन में हम लोग निर्धारित कर रहे थे कि कितने रिवेट लगेंगे, कितनी लंबी वेल्डिंग होगी, या फिर टेंशन मेंबर की साइज क्या होगी, ठीक है ना। हमने टेंशन मेंबर की साइज से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल कराया है कि किस साइज का टेंशन मेंबर लगाएं तो ये काम हो जाएगा। तो डिजाइन करने का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द मेंबर, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना होता है, साइज ऑफ मेंबर और ज्वाइंट, एक ही बात है। ज्वाइंट का साइज निकालना है तो वेल्ड की लंबाई निकालनी होती है। साइज ऑफ मेंबर और स्ट्रेंथ तो आप जान ही गए कि कोई मेंबर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो इतने साइज का है, तो बताइए उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। आई होप ये चीजें आप समझ चुके हैं। तो कंप्रेशन मेंबर में भी यही करना होगा, एक चीज डिजाइन और दूसरा चीज स्ट्रेंथ निकालना। तो पहले हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रेंथ निकालना, डिजाइन करने वाला काम बाद में पढ़ना। अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना सीखना है कॉलम मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का, तो आप बताइए सीधे सीधे क्या कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला। मैंने जब शुरुआत किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंशन मेंबर, तो उसमें कंप्रेशन मेंबर का भी हिंट कर दिया था मैं उसी समय। तो आप उस वीडियो को अगर देखे हैं तो ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जो होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वो होता है एरिया इनटू स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है ना। इसको मैंने लिख दिया परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। एरिया इनटू स्ट्रेस, और कौन सा, परमिसिबल स्ट्रेस। तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था, उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। टेंशन मेंबर जब शुरू हुआ होगा तो उसके पहले एक लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना। पहले तो बार बार मैं कह रहा हूं, जो लोग वीडियो को कम क्वालिटी पर देखते हैं और शिकायत करते हैं कि क्वालिटी नहीं आ रही सर, दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोग अपनी वीडियो को कम से कम 360p पर कर दें। अब 144 पर देखेंगे तो कहां से समझ में आएगा भाई, इस पर लिखा हुआ। आप वीडियो क्वालिटी को 360p पर करिए, उसके बाद सारे लेक्चर आपको समझ में आएंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे मैंने बोला कि स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू जो होता है वो एरिया इंटू स्ट्रेस होता है। पूरे टेंशन मेंबर में झंझट क्या हुई, पूरे टेंशन मेंबर में ये था कि स्ट्रेस तो फिक्स था। अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग बात करें, लिमिट स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें जो 1984 के अकॉर्डिंग पढ़े, उसमें स्ट्रेस फिक्स था। कितना था, सिग्मा 80। और आपको एरिया जो रहता था वो ए नेट लेना पड़ता था, ए नेट इंटू सिग्मा 80 था, यही था ना। याद करिए टेंशन मेंबर का फॉर्मूला, ए नेट इंटू सिग्मा 80। लेकिन कंप्रेशन, अच्छा ये नेट जो बदलता रहता था, नेट में कितने रिवेट कटे, कौन सी टांग जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई है, इनके अकॉर्डिंग ए नेट चेंज हो रहा था, जबकि सिग्मा 80 फिक्स था। कितना फिक्स था बताइए, 0.6 FY फिक्स था। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा है। किसी भी कंप्रेशन मेंबर में
क्यों उल्टा है ये चीज मैं समझा चुका हूं, उसमें देख लीजिएगा जाके, लेकिन उल्टा है ये जान लीजिए। यहां पर एरिया फिक्स है, एरिया क्या होगा, ए ग्रॉस लिया जाएगा, ए ग्रॉस, ए नेट नहीं, ए ग्रॉस। चाहे आप कितना भी रिवेट वगैरह लगाएं, उससे नहीं मतलब है, पूरा का पूरा एरिया लेना है, कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन स्ट्रेस जो होगा सिग्मा एटी के जगह सिग्मा एसी हो जाएगा। सिग्मा एसी का मतलब ये क्या है, इस पर परमिसिबल स्ट्रेस, ये वैरी करता है बहुत तेजी से। उसमें एरिया वैरी कर रहा था, स्ट्रेस फिक्स था, इसमें एरिया फिक्स है और स्ट्रेस वैरी करेगा। क्यों वैरी करेगा, इस चीज को समझिए आप जरा। एक बात बताइए, ये तो आपने, चलिए ये कॉलम है, इस कॉलम का जो ये एरिया है ऊपर का जिस पर लोड आ रहा है, वो एरिया आपने फिक्स कर दिया। बीच में अगर रिवेट होल से कोई होल भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए रिवेट होल करेंगे तो होल में रिवेट डालेंगे तो उस पर जब दबेगा तो रिवेट पर लोड आएगा, मतलब वो जो एरिया आपने बीच में होल किया ना, उसकी वजह से कोई कमजोरी नहीं आई। खींचते तो कटता, लेकिन दबने से प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो एक ग्रॉस जो आप है वो पूरा कंप्लीट एरिया है। सिग्मा एसी आपका जो है ना, वो उस पर लगने वाला स्ट्रेस है। आप सपोज करिए, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे चीजों को, कि जो सिग्मा एसी का वैल्यू होता है वो हो सकता था कितना, 0.6 FY। क्यों, क्योंकि यही जो आपका यील्डिंग पर ही डिपेंड करता है। आप जानते हैं स्टील की स्ट्रेंथ टेंशन में, कंप्रेशन में हर जगह बराबर होती है। लेकिन एक दिक्कत है ना, दिक्कत क्या है जरा समझिए। आप 0.6 FY लिए तो ये आ जाता था स्टील का 150 न्यूटन, जैसे यहाँ 250 रखेंगे तो 150 आ जाएगा। तो टेंशन में तो आप जब चीजों को खींचते हैं तो पूरे एरिया पर खिंचाव आता है, लेकिन जब दबाएंगे तो दब रहा है तब तो 150 आएगा। लेकिन अगर साइड में बकल कर गया, जैसे अगर मान लीजिए आप इसको दबा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, तो ये केवल केवल अगर दबेगा ना, ऐसे दबेगा तो ये भी कितना बल ले लेगा, पर स्क्वायर मिलीमीटर 150 न्यूटन का लोड ले लेगा। लेकिन ये दबने के बजाय लगता है ऐसे इधर की तरफ घूमने, जब खींचने में तो सब सीधा रहेगा, लेकिन जब आप इसको दबाते हैं तो ये साइड में बकल करने की टेंडेंसी रखता है। तो जो स्ट्रेस लेने की क्षमता होती है वो घट जाती है। आप ही है, कोई ऐसी चीज है, इसको अगर आप दबाएंगे इस टाइप से, ठीक है, तो ये ऐसे बहुत बल लेगा। लेकिन अगर साइड में बकल हुआ, जैसे अगर ये साइड में बकल हुआ, तब ये जल्दी टूट जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेस लेने की शक्ति डिपेंड करती है, ये सिग्मा एसी डिपेंड करता है कि कॉलम लंबा है या छोटा है। और लंबा और छोटा से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है तनुतानुपात। ये लंबा छोटा क्या है, लंबा का मतलब लंबा नहीं होता है। अगर लंबाई की तुलना में चौड़ाई ज्यादा है तो सिलेंडरनेस रेशियो इसका क्या होगा, कम होगा। और अगर सिलेंडरनेस रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि ये कॉलम जल्दी बकल करेगा और स्ट्रेस कम लेगा। इसका मतलब सिग्मा एसी, जो सिग्मा एसी है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिग्मा एसी जो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी तनुता अनुपात बढ़ेगा तो स्ट्रेस लेने की क्षमता घटेगी। अगर तनुता अनुपात घटता है, यानी आप जानते हैं तनुता अनुपात के बारे में थोड़ा सा आपने सोम में पढ़ा होगा, हालांकि इसी पर पूरा मैं अच्छे से भी इसको पढ़ाने वाला हूं, सारी चीजें इसी पर होंगी, लेकिन कुछ तो याद होगा कि तनुता अनुपात क्या था। तनुता अनुपात था कि जितना लंबा होगा उतना ही तनुता अनुपात उसका बढ़ता जाएगा। और अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब स्ट्रेस लेने की शक्ति घट रही है, अगर ये कम है तो ये बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। समझ में आ रही है बातें बंधु, ये समझ में आ रही है बातें कि क्या हो रहा है। लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी यानी कॉलम लंबा होगा, तो सिग्मा एसी उसका क्या होगा, घट जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लंबा कॉलम है यानी लॉन्ग कॉलम है, एक शॉर्ट कॉलम है, तो दोनों में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो आप आंख मूंद के कहेंगे कि स्ट्रेंथ शॉर्ट वाले की ज्यादा होगी, लॉन्ग वाला बकल करके जल्दी टूट जाएगा। सेम एरिया, अगर सेम एरिया रहे, ग्रॉस एरिया क्या है, सेम, इसी यही एरिया रखते हैं, इसी को लंबा कर देते हैं, इसी को खूब लंबा कर देते हैं, बस एरिया सेम रखते हैं। तो एरिया तो हो गया फिक्स, लेकिन जब लंबा होगा तो एसी घट जाएगा, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। आई होप चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते जाइए, ठीक है। देखिए कुछ मिलता नहीं है मुझे या किसी भी ज्यादातर यूट्यूबर्स को कुछ नहीं मिलता है। मैं अगर अपना समय निकाल के आपको डेडिकेट कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना समय, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, यकीन मानिए कोई मतलब नहीं इन चीजों का। बस जितना आप बोलते हैं ना, जितना आप कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई सुन रहा है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे कोई और रीजन मत ढूंढिए,
बस आप जितना ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है। आप ही कोई काम करिए और कोई ताली ना बजाए, कोई आपके बारे में कुछ बोले ना, भले ही आपका अच्छा हो प्रदर्शन, लेकिन उससे क्या होता है, मोराल डाउन होता है। इसलिए, और मैं इतना आपको यकीन दिलाया हूं कि आपके लिए मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेरा इंस्टीट्यूट इस समय बंद चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से मैं इंस्टीट्यूट पे नहीं जा पा रहा हूं, और घर पे मैं एफर्ट कर रहा हूं, इसलिए इसका मुझे कोई पर्सनल व्यक्तिगत फायदा नहीं है। मेरा इंस्टीट्यूट अभी चालू हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा वहां पे, मुझे सैलरी वहां से मिलनी है, मुझे पैसे या फिर सुविधाएं वही देता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का बस और मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दूं, मेरा कोई ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है कि पहले से मैं बहुत चला रहा हूं, मैं इसी लॉकडाउन में स्टार्ट किया हूं। और अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो आपके जूनियर्स का और आपका भी कहीं ना कहीं फायदा होता रहेगा हमेशा। इसलिए वीडियो को अपने जूनियर्स तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दो चीजों पे, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर ये लंबाई बढ़ाते जाए तो ये बेचारा घट जाएगा। तो ये कैसे डिपेंड करता है इस पर, ऐसा थोड़ी है ना कि लैम्डा पता रहे तो सीधे, यहां पर कुछ तो रहेगा, इनके बीच में कोई तो रिलेशनशिप रहेगी। इस रिलेशन को समझना है तो पहले लैम्डा को समझना पड़ेगा। इतना एक चीज क्लियर रखिए कि सिग्मा एससी का कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें लैम्डा बढ़ने पर सिग्मा एससी घटेगा, लेकिन बंधु यही आपको पहले लैम्डा भी तो पता होना चाहिए। इतना मालूम है, एक चीज जान, मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, चलिए आपको मैं अभी फॉर्मूला भी लिख के दिखा दे रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। अभी आपको फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप देखें यहां पर कि सिग्मा एसी का वैल्यू क्या होता है, कि सिग्मा एसी का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है आपका 0.6 FCC इंटू एफ वाई अपॉन FCC टू द पावर n प्लस Fy टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, ठीक है ना। अब यहां पर कह रहे हैं सर इतना लंबा सिग्मा सीसी का फॉर्मूला कहां से, और इसमें लैम्डा कहां दिख रहा है, पता चलेगा कहां दिख रहा है। पहले एक चीज समझ लीजिए कि सिग्मा एसी का वैल्यू FCC Fy तो आप जानते हैं ना, ये कितना होता है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है जो कि ज्यादातर केसेस में 250 होता है। यहाँ पे Fy, n का वैल्यू फिक्स है, n एक फैक्टर है जिसका वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, फिक्स होता है 1.4। n का वैल्यू पूरी तरह से 1.4 फिक्स होता है, जबकि FCC, अब ये फॉर्मूला आया कहां से आपका, एफसीसी वाला फार्मूला आपका आया कहां से, मैं इस फार्मूले को डिराइव भी करा सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए आपको भविष्य में कहीं भी इसके डेराइवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेराइवेशन बस ये जान लीजिए कि रैंकिंग का जो फार्मूला सोम में आपने पढ़ा था ना, जो कि मीडियम कॉलम के लिए था, आपने रैंकिंग का फार्मूला पढ़ा था, एक यूलर लोड था आपका लॉन्ग कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम का तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन रैंकिंग ने दोनों के बीच का एक फार्मूला सुझाया था, उन्हीं फार्मूले से ये फार्मूला आया है। आपको इसके डेराइवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए यहाँ एफसीसी का जो वैल्यू होता है वो पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा होता है, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कहां से आया है वो आप जान जाएंगे बहुत जल्दी कि कहां से आया है। तो एफसीसी का वैल्यू आपने देख लिया, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब यहां पर देखिए एफसीसी किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा स्क्वायर पर। ये बताइए लैम्डा बढ़ेगा तो एफसीसी घटेगा, और जब एफसीसी घटेगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, एफसीसी पूरा का पूरा घटेगा तो सिग्मा एससी भी घटेगा। इसका मतलब है कि लैम्डा इस पर डिपेंड है और एफसीसी इस पर डिपेंड है। तो ये क्लियर है कि लैम्डा, अब सिग्मा एससी निकलेगा कैसे, एफसीसी पता हो, एफसीसी पता हो कैसे निकलेगा, यहां से एफ वाई कैसे, वो जानते हैं आप कितना होता है, एफसीसी एफ वाई, एन का वैल्यू 1.4 क्या है आपका, फिक्स है। तो ग्रॉस एरिया पता हो और सिग्मा एसी पता हो तो स्ट्रेंथ निकालने में कोई दिक्कत दिख रही है, बड़े आराम से, कैसे, इससे आराम से निकल जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले मन में ये बैठ गया क्या, एरिया लेना है ग्रॉस, जैसे मान लीजिए कोई चैनल सेक्शन दे दिया यहाँ पे, तो चैनल सेक्शन या एंगल दे दिया, तो एंगल का ग्रॉस एरिया आप टेबल से पढ़ सकते हैं। आपको मैंने बताया है स्टील टेबल में हर सेक्शन के अगर आपको साइज पता है तो आप उसका एरिया पढ़ सकते हैं। तो पूरा एरिया आपको कुछ नहीं, बस टेबल से पढ़ लेना है जा करके। और स्ट्रेस पढ़ने के लिए भी बहुत आसान है, कैसे पढ़ना है स्ट्रेस को, सीधे जाना है, सिग्मा एसी यहां लिखा है, सब रख के निकाल, नहीं माने निकालने का। अच्छा ये बताइए, इसमें ये 250 फिक्स है ना, पूरा ये 250 फिक्स है ना, अगर 240 होता, 230 होता तब भी हो जाता, अगर 250 होगा, और चलिए n 1.4 फिक्स है,
तो एफसीसी में देखिए पाई फिक्स होता है, ई स्टील का है, याद करिए स्टील का ही 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर एमएम होता है, यंग मॉडुलस स्टील का। तो बताइए पूरे फॉर्मूले में क्या नहीं मालूम है, लैम्डा ही तो नहीं मालूम है। अगर मैं कहूं कि सिग्मा एसी में क्या इसमें ऐसा है जो फिक्स नहीं है, सारी चीजें फिक्स हैं। एफ वाई, अगर इस फॉर्मूले को आप लिखें तो एफ वाई आप ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए इस फॉर्मूले को आप लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं 0.6, एफसीसी के जगह पर आप क्या लिखेंगे बताइए, एफसीसी के जगह आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पाई स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵ है ना आपका ई का वैल्यू पाई स्क्वायर ई, यहां पर देखिए अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं सेम, इंटू 250 अपॉन फिर करेंगे तो पाई स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵, यही ना है आपका, देखिए पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर होल टू द पावर 1.4 प्लस एफ वाई मतलब 250 पावर 1.4। अगर इस टाइप से लिखें आप इस पूरे फॉर्मूले को होल टू द पावर 1/1.4, यही तो आप लिखेंगे फॉर्मूले में। इस पूरे फॉर्मूले में बताइए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो केवल गायब है लैम्डा, ध्यान से देखेंगे तो केवल कौन गायब है, लैम्डा गायब है, बाकी सारी वैल्यू पता है। तो कहीं ना कहीं फिर से निर्भर किया लैम्डा पर। तो कोड ने सोचा कि क्यों ना, जब फॉर्मूला बना है तो क्यों ना लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर सिग्मा एसी की अलग अलग वैल्यू बना दे। इतना क्लियर है कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो सिग्मा एसी घटेगा। इसलिए जब कोड आप निकालेंगे, अपना आईएस कोड देखेंगे तो उसमें एक कॉलम बना है। कैसे कॉलम बना है ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉलम बना है ऐसे, लैम्डा लिखा है, यहां पर लिखा है एफ वाई 250, यहां पर लिखा है एफ वाई 240, ऐसे करके कॉलम बना है, ठीक है ना। अब लैम्डा की वैल्यू देखिए यहां 10 है तो यहां पर कुछ वैल्यू है, किसकी बताइए, यहां पर एफ वाई 250 के लिए किसकी वैल्यू है, सिग्मा एसी की, ठीक है ना, सिग्मा एसी, यहां पर भी सिग्मा एसी की वैल्यू है। मतलब आपको सिग्मा एसी पढ़ना है ऐसे तो आप 250 वाली भी स्टील ले सकते हैं, 240 वाली भी स्टील, 230 वाली भी। लैम्डा 10 है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, लैम्डा 20 है तो यहाँ कुछ वैल्यू है, लैम्डा 30 है तो यहाँ कुछ वैल्यू है, लैम्डा 40 है तो यहाँ कुछ वैल्यू है। मतलब समझ रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तनुतानुपात की, लैम्डा का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहां पर ये नीचे की तरफ देखेंगे टेबल में तो घटेगा। हमेशा अपना बुक में भी टेबल आपको मिल जाएगा, जो भी बुक आप लिए होंगे उसमें इस चैप्टर में देखिएगा कंप्रेशन मेंबर में बना होगा टेबल कि लैम्डा की वैल्यू आपको इधर की तरफ बढ़ रही है तो इधर की तरफ ये वैल्यू घटती हुई नजर आएगी आपको, आपकी स्टील के ग्रेड वाले कॉलम में दिखेगा, जिस ग्रेड का आप स्टील यूज कर रहे हो। तो टेबल पढ़ना समझ में आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट लैम्डा आपको पता हो तो सीधे पढ़ सकते हैं बिना फॉर्मूले में रख के निकाले हुए, लेकिन ये डिप्लोमा वालों के लिए इसलिए भी सही है क्योंकि कोड ले जाने को मिलेगा। इस बार ज्यादातर टाइम कोड नहीं मिलता था, तब फार्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं तो कोड बिना फार्मूले के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहे हैं तब के केस में दिक्कत ये होती है कि कई बार टेबल्स नहीं मिलते हैं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला याद भी करना है आपको, क्योंकि याद इसलिए करना है क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे आपको। पुराना कोड मैंने बताया था, जब टेंशन में पढ़ा तो बोले थे याद नहीं करना क्योंकि कोड मिलेगा, अगर वो है सिलेबस में तो कोड मिलेगा, लेकिन इसको आपको ये टेबल आपको आपके सामने रहे जरूरी नहीं है, इसलिए फॉर्मूला याद करिए, लैम्डा की वैल्यू रख के आप वैल्यू निकालिए। तो आपको ये समझ में आया कुछ कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए एरिया चाहिए और स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालने के लिए लैम्डा चाहिए, जो कि या तो फॉर्मूले से निकाला जा सकता है या तो लैम्डा की वैल्यू के अनुसार सीधे स्ट्रेस की वैल्यू पढ़ी जा सकती है टेबल से जो आपकी किताब में दिया है। अब ये मत सोचिए कि लैम्डा आपका हमेशा 10 20 30 ही आएगा। मान लीजिए यहीं पर लैम्डा 12 आ गया आपका, तब आपका लैम्डा 12 आ गया तो क्या इसमें 12 है, इसमें कहीं 12 दिख रहा है, 10 के बाद 20 है, तो आपको फिर 10 से 20 फिर देखना पड़ेगा ये कितना चेंज हुआ, तो 10 से 20 इंटरपोलेट करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन क्या होता है कि अगर 10 पर इतना है और 20 पर इतना है तो फिर 12 पर कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना जान लीजिए कि लैम्डा की वैल्यू पता हो तो यहां से स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली पढ़ी जा सकती है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सब तो आपने समझ लिया कितना आसान था, लेकिन ये भी कम अपने आप में हंसी का खेल नहीं है लैम्डा निकालना। कंप्रेशन मेंबर टॉपिक थोड़ा लंबा है दोस्त,
पेशेंस रख के पढ़ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आप काफी नंबर अपने कम करा सकते हैं, ठीक है। पास होने भर का तो आराम से पीछे पढ़ चुके हैं आप, जितना लेक्चर अब तक हुआ डीएसएमएस वो पास होने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूं वो नंबर गेन करना है तो आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल जरूरी है, फिक्स है, आना ही आना है आपको, ठीक है। और ये थोड़ा वास्ट भी है, थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। तो मैंने बोला कि सब तो पता चल गया कि लैम्डा पता हो तो ये हो जाएगा, लैम्डा पता हो तो ये चल जाएगा, लेकिन लैम्डा खुद कहां से आएगा? आप लैम्डा जानते हैं तनुतानुपात क्या होता है? अब हम लोग बात करते हैं शुरुआत में। जब आप अपनी बुक निकालेंगे ना तो पहले ये सब नहीं बताया गया है, पहले ये बताया गया कि लैम्डा कैसे निकालना। मैं उल्टा पढ़ाता हूं हमेशा, मैं सीधे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और मैं फिर आवश्यकता अनुसार चीजों को धीरे धीरे पीछे जा रहा हूं। पीछे जाने का ये कि आपको पता रहे कि हम लैम्डा क्यों निकाल रहे हैं। आपको समझ में तो आ गया ना कि लैम्डा की जरूरत क्यों है। लैम्डा नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ नहीं निकल पाएगी। अब लैम्डा कैसे निकलेगा उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए कैसे, अब वन बाय वन बात करते हैं चीजों को। अब बेसिक शुरू होता है। ये था मेन काम जो हमें करना है, ये जो हम बताए ना वो मेन काम है जो करना है। कैसे करना है उसकी तैयारी बहुत जटिल होने वाली है आपके अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा ही, चैप्टर थोड़ा समझने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग लैम्डा कैसे निकलेगा, ठीक है। लैम्डा निकालने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप लैम्डा तनुतानुपात जानते हैं, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोले लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं यहाँ पे आप लैम्डा इज इक्वल टू, तो आसान है, लैम्डा का फॉर्मूला ये नहीं होगा। लैम्डा का वैल्यू होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ठीक है ना। ये लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। और यहीं से आर मिनिमम जो होता है वो होता है जो अभी मैं लिख रहा था फॉर्मूला, कि अंडर रूट आई अपॉन ए। क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? कहाँ जानते हैं? ढंग से तो आप लोग एक भी चीज पढ़ते नहीं है, ढंग से तो एक भी चीज आप लोग पढ़ते नहीं है। तो हमेशा जान लीजिए कि आर मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट आई अपॉन ए होता है, ठीक है। अब अंडर रूट आई अपॉन ए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा तो आपने सुना होगा, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझा देता हूं, ठीक है। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कई तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया का भी होता है और मास का भी होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये अपने आप में एक टॉपिक है, आपने शो में पढ़ा होगा, ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। और एरिया जो आपका होता है वो किसी भी सेक्शन का एरिया होता है, ठीक है, जिस सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये अपने आप में आप एक बड़ा चीज पढ़ा होंगे कि सर ये बताइए लैम्डा निकालने के लिए आर मिनिमम चाहिए, और आर मिनिमम की जो बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, वो तो खुद ही आर मिनिमम पता चलेगा तो अंडर रूट। अब किसी से आई याद है निकालना, निकाल रहे थे आप लोग, याद करिए सेकेंड ईयर में आई एक्स या फर्स्ट ईयर में आई एक्स और आई वाई वाई निकालते थे। बताइए ये अपने आप में खुद ही एक न्यूमेरिकल हो गया, खुद ही अपने आप में एक न्यूमेरिकल हो गया, और उस न्यूमेरिकल से आपको ये न्यूमेरिकल लगाना है। तो इतना तो करना नहीं होगा दोस्त, इतना तो क्लियर है कि ये सब नहीं करना होगा। एक चीज जान लीजिए, आई एक्स आई वाई वाई जो होते हैं ये किसी सेक्शन की माप पर निर्भर करते हैं कि वो कितने माप का है, इसलिए ये सेक्शन की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो आप इतना जान लीजिए, आपको अगर बोला, जैसे आपको बोला कि एक चैनल सेक्शन है इस टाइप से, एंगल सेक्शन है, मान लीजिए एक एंगल सेक्शन इस टाइप से है, इसका आपको कंप्रेशन स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। जैसे पूरा इस कंप्रेशन मेंबर का न्यूमेरिकल है कि ये है, इसका बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका तो हमें एरिया पता करना पड़ेगा। चुपचाप जाइए टेबल में, इसका साइज दिया होगा ना कि आई एस से, मान लीजिए बोला आई एस से 90 इंटू 75 इंटू 8 है, इसकी साइज बोल दिया 90 इंटू 75 इंटू 8 है, ऐसा बोल दिया। तो इतना जान लीजिएगा, इसका जब आई एस से जाएंगे आप टेबल निकालेंगे, उसमें अनइक्वल एंगल, अनइक्वल है ना, क्योंकि एक लेग 90 है एक 75 है, तो टेबल में जब जाएंगे ना तो उसका 90 75 और 8 वाले कॉलम में जाएंगे तो इस चैनल का एरिया पढ़ सकते हैं, इस चैनल का
IXX पढ़ सकते हैं, इसका IYY पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें जो ये है एंगल सेक्शन, इसमें IUU और IVV होता है। अब क्या होता है उसके बारे में सोम में बात करनी है, ज्यादा नहीं, बस मैक्सिमम मिनिमम इसमें अलग होता है। मतलब इसका आई पढ़ सकते हैं, इसका आर मिनिमम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जरूरत ही नहीं है इसका आपको आई पढ़ने की। आर मिनिमम के लिए फॉर्मूला ये चाहिए, लेकिन आर मिनिमम भी आप डायरेक्टली इसका पढ़ सकते हैं। आर मिनिमम का मतलब इसका मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। आर यहां पर क्या होता है, आर आप जानते हैं ये इसका मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा बंधु कि रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर आप जानते हैं क्या है, तो मिनिमम वाला दो एक्सिस होते हैं तो दोनों पर अलग अलग रेडियस होती है। उसमें से जब यहाँ पर आई का वैल्यू आप IXX है IYY है, तो कोई एक ज्यादा होता है कोई एक कम होता है। तो आई अगर इसका मिन लेंगे तो आर भी मिनिमम आएगा, मतलब आर की एक वैल्यू आएगी आई मिनिमम पर, और दूसरा आई मैक्सिमम लेंगे तो आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हमें हमेशा फॉर्मूले में जो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आर मिनिमम पर निकालनी है। अब आर मिनिमम पर ही क्यों निकालनी है, इसका भी जवाब है, लेकिन उसका जवाब मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक ये आप प्रयास करिएगा। अभी देखिए मैंने कोई भी आपको वो बात नहीं बताई है जो अभी तक जो बताया हूं किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में जो मैं बताऊंगा ना वो आपको अपने किताबों में नहीं मिलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद वाले लेक्चर में जो मैं बताऊंगा वो आपको अपनी किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसके बाद वाला लेक्चर पढ़िएगा कि मिनिमम ही क्यों लेते हैं यहाँ पर लैम्डा में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि मिनिमम क्यों लेते हैं, आपको आना चाहिए। तो बस इतना जान लीजिए, फॉर्मूला बहुत इजी हो गया। कैसे, हमें लैम्डा निकालना था, लैम्डा के लिए एल इफेक्टिव चाहिए। एल इफेक्टिव मतलब आप जानते हैं आरसीसी में पढ़े होंगे कि दोनों सिरे बद्ध हो, दोनों सिरे एक फिक्स हो एक स्वतंत्र हो, तो एल इफेक्टिव की अलग अलग वैल्यू होती है। आर मिनिमम की वैल्यू आप पढ़ लेंगे टेबल से, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। खत्म बात। क्या खत्म बात, कि अगर एल इफेक्टिव पता हो जो कि सिरा स्थितियों पर निर्भर करता है, आर मिनिमम पता हो जो कि उस सेक्शन की प्रॉपर्टी है जो टेबल से पढ़ी जा सकती है, तो आपको लैम्डा पता चल जाएगा। और लैम्डा पता चला तो पीछे अभी बताया हूं एसी पता चल जाएगा, और एसी पता चल जाएगा तो स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। देख रहे हैं उस एसी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। एसी के लिए आजकल भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना एसी के लिए करना पड़ता है कि समझिए कि 40,000 रुपए लग जाते हैं एसी लगवाने में, 50,000, 60,000। फिलहाल मैं इस एसी की बात कर रहा था। तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस निकालना है तो लैम्डा, लैम्डा निकालना है तो आर मिनिमम कैन इजिली बी रेड फ्रॉम द टेबल एंड एल इफेक्टिव कैन इजिली बी कैलकुलेटेड बाय द इंड कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चंस। या फिर एल इफेक्टिव डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में दे भी देता है, नहीं निकालना पड़ता है। तो हमें ये पता चल गया, आर मिनिमम पता चल जाएगा, या तो फॉर्मूला लगाएंगे या तो आर मिनिमम टेबल से पढ़ लेंगे। अब मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन है ये पता चल गया, मिनिमम क्यों लेते हैं और एल इफेक्टिव कितना होगा, इन सब का डिस्कशन अगले लेक्चर में होगा। अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल लगेगा आपका, तीसरे लेक्चर से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट अभी बहुत है इसमें, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, सबको समझना है, सबका न्यूमेरिकल लगाना है। तब तक अगले लेक्चर का इंतजार करिए। धन्यवाद।